नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना है तो जरूरी नहीं है उसके लिए कोई 7 स्टार कल्चर में पले बड़े कोई भी व्यक्ति हो। यह भारत के लोकतंत्र की, भारत के संविधान की, भारत की व्यवस्थाओं की खूबसूरती है कि एक आम आदमी जो कभी सपने में भी राष्ट्रपति बनने का नहीं सोच सकता, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, जिसकी जीती जागती मिसाल है द्रौपदी मुर्मू, जिसकी तस्वीर मेरे पीछे लगी है, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जी हां, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने के साथ से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा काफी भारी रहने वाला है। गिनती होते होते हुए भी ऐसा ही। द्रौपदी मुर्मू ने एक अच्छे खासे डिफरेंस से अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हरा दिया है। तीसरे दौर की मतगणना की जानकारी आपको दें, जिसमें कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब के वोटों की गिनती हुई। 1333 अवैध वोट रहे और द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले, जबकि इस राउंड में यशवंत सिन्हा को केवल 521 वोट ही मिल पाए। प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा जिस तरह की उम्मीद टक्कर देने की जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तीसरे दौर की मतगणना के बाद मुर्मू जीत चुकी हैं। औपचारिक ऐलान होना हालांकि अभी बाकी है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति देश की बनने जा रही हैं। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। द्रौपदी मुर्मू हमेशा से विवादों से दूर रही हैं। एक स्वच्छ राजनेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी वो रही हैं। झारखंड की इकलौती राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ओडिशा के मयूरभंज जिले की वो रहने वाली है, जहां पर सुबह से ही जश्न का माहौल है। पूरा जिला दिवाली मना रहा है। ओडिशा की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए काम करती हैं, अपना स्कूल चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और राज्यपाल बनने के बाद भी राजनेताओं वाला जीवन नहीं जीती, आम आदमी वाला जीवन जीती है। अपने लोगों के बीच रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं और यही उनकी वो खूबी, उनकी क्वालिटीज रही जिसको लेकर एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया द्रौपदी मुर्मू को। और वो विपक्षी दल जो एनडीए के घटक दल भी नहीं थे, एकमात्र द्रौपदी मुर्मू के नाम से साथ आए और सभी के सहयोग ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 15वां राष्ट्रपति। और यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी दी है। मायावती ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचने वाले हैं। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव द्रौपदी मुर्मू को मिला है। 5,77,777 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को और 2,61,062 वोट मिले हैं यशवंत सिन्हा को। 5,43,000 वोटों की जरूरत है जीतने के लिए। 5,77,000 से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई थी। मतगणना की भी आपको डिटेल्स बता दें। संसद भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे, जो कि सांसदों के वोट थे। उनके वोटों की गिनती हुई। फिर राज्यों में जितने भी वोट्स पड़े थे उनकी गिनती शुरू होती है। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCD इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले 10 राज्यों की मतपेटियां बारी बारी खुली। उसके बाद फिर 20 राज्यों के वोट जो है वो गिने गए, उनके रुझान भी सामने आए, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। और फिर अंत में परिणाम बताया जाता है, जो कि बताया जा चुका है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं और देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वो 25 तारीख को शपथ लेगी, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है।
चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ हैं। और रजवंत जी इनेलो प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहली रिएक्शन आपसे लेता हूं अत्रे साहब। द्रौपदी मुर्मू जी 5,77,777 वोट मिल चुके हैं, 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा केशव जी आपने कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूरे देश के लिए बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है केशव जी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनने वाली है। क्योंकि उस वक्त जो देश के राजनीतिक पार्टियां, जिस तरह से राजनीतिक दलों के रिएक्शंस आए, जिस तरह से बहुत से राजनीतिक दल जो हमारे विपक्षी राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। चाहे बीजू जनता दल की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश के अंदर जगन रेड्डी जी की पार्टी की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, शिवसेना की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उस वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। और वो हमारे सामने भी आ गया। जैसा भी आपने बताया कि जो वोट जीतने के लिए चाहिए थे, उससे ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों के वोटों का अंतर जो है दुगने से ज्यादा है। तो ये चीजें हमारे सामने पहले दिन से थी। लेकिन इसमें एक खास बात और भी है। विपक्ष के लगभग 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के, जिसमें कांग्रेस के विधायक, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां से कांग्रेस के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में। और आपने मीडिया में और आप लोगों के चैनल पे भी खबर थी, गोवा के कुछ कांग्रेस विधायक जो है जिन्होंने ये कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे। तो जब इस तरह की स्थिति सामने आई, उस वक्त ये चीजें सामने आ चुकी थी कि द्रौपदी मुर्मू जी की जीत में किसी भी तरह का शक और शुबा नहीं है। लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इसमें केशव जी, जब कोई राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करता है, उससे उस राजनीतिक दल के चरित्र का पता लगता है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। उनको 2 बार ये अवसर मिला कि वो राष्ट्रपति चुनवा सके। पहली बार दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी, जिनको राष्ट्रपति चुना गया। दूसरी बार आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन यही अवसर हमारे विपक्षी दलों को भी मिले। अगर सोनिया जी की बात करें, उनको अवसर मिला था, तो उन्होंने किसको चुना था? प्रतिभा पाटिल जी को। मतलब अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग की चिंता करती है। ये दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी। लेकिन विपक्षी दल किसी बात की चिंता करते हैं कि परिवार का वफादार कौन है, परिवार का सेवक कौन है। ठीक है, ये जो राजनीतिक चरित्र है, ये भी स्पष्ट हुआ इस चुनाव से। ठीक है, मैं गर्ग साहब के पास आता हूं। गर्ग साहब, पहली रिएक्शन ले रहा हूं। यशवंत सिन्हा जी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और देश के हित के अंदर द्रौपदी जी अच्छा कार्य करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, देखो राष्ट्रपति जो बनते हैं वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। पार्टी के कैंडिडेट खड़े करने होते हैं। खड़े करने के बाद जब राष्ट्रपति जो भी चुना जाता है वो पूरे देश का होता है, पूरे देश की जनता का होता है। सभी राजनीतिक पार्टी के लिए सबप्रिय मान्य राष्ट्रपति होता है, हमारे लिए भी है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है भी सभी को पता था, सब विपक्षी दलों को बना था, आंकड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के पास है और इनका कैंडिडेट बनना, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपके चैनल में सुबह भी कहा था भी उनको जीतना तय है। और पहले भी जिस हम कैंडिडेट खड़े करे उस टाइम भी हमने कहा था। मगर क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है भी जो चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये एक दिक्कत है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर इनका नाम पहले ले आती द्रौपदी जी का, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो सर्वसम्मति से चयन हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जहां चुनाव हुआ, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। जसवंत जी खड़े हुए, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन किया और किसी लोगों ने भी समर्थन किया।
मगर ये चुनाव जो था ये टाला जा सकता था। ये जुम्मेवारी बनती है सरकार की, जिसके पास आंकड़े का खेल है, पूरे आंकड़े हैं, उनकी जुम्मेवारी बनती है भी हमारा ये कैंडिडेट है द्रौपदी जी, हम खड़ा करना चाहते हैं, इसका आप समर्थन कीजिए। अगर वो उनके नाम से समर्थन मांगते तो कांग्रेस बिल्कुल समर्थन करती। जिस प्रकार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नाडा साहब थे, नाडा साहब ने जो सोनिया गांधी जी जो फोन किया कि इसमें सर्वसम्मति बननी चाहिए, सर्वसम्मति से आप समर्थन कीजिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, भी आप अपना कैंडिडेट का नाम बता दीजिए, हम उस पर सहमति बनाएंगे। मगर उन्होंने कैंडिडेट का नाम नहीं दिया। जब जाके ये जसवंत सिंह जी खड़े हुए हैं, उसके बाद सभी ने जो विपक्षी दल थे 13, 14, 15 उन्होंने उनका समर्थन किया। इसमें कोई ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी के पास आता हूं। दिलीप जी। केशव जी, एक लाइन में कुछ कहना चाहता हूं जी। देखिए, ऐसा है, बजरंग जी ने जो ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के बारे में पहले बता देती तो सर्वसम्मति बन सकती थी, मतलब कांग्रेस जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर सकती थी, ऐसा बजरंग जी यहाँ पे कह रहे हैं। हालांकि ये बहाने हैं। मैं तो ये कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा। अगर ऐसी मंशा आपकी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके समर्थन से आप सरकार चला रहे हैं। अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके समर्थन में आप सरकार चला रहे हैं, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर सकता है, जब उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर सकता है, अकाली दल जब द्रौपदी जी का समर्थन कर सकता है, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट खड़ा था क्या? कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था क्या? अत्रे जी, आप तो ऐसी बात करते हो जिसमें फच्चर मारने वाली। कांग्रेस का कैंडिडेट था क्या? कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया क्या? आजाद की बात क्या बात करते हो? आजाद कैंडिडेट खड़ा हुआ, हमने समर्थन किया। आज का तो विवाद कुछ है ही नहीं, आप तो वाद ही वाद गर्ग साहब, जब हमारे दूसरे विरोधी राजनीतिक कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था, आप उम्मीदवार भी तृणमूल कांग्रेस से लेके आए, आपके पास उम्मीदवार नहीं है। लेकिन जिन लोगों के नाम आपने चुनाव के लिए दिए, सबने मना कर दिया। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आपके समर्थन में सरकार चला रहा है, वो अगर द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर सकता तो आप भी कर देते। आपको किसने रोका था? हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट हारने के बाद हमारा कांग्रेस का खड़ा होता, क्या मतलब है? बात करते हैं। अभी इस तरह के बहाने बनाने का क्या मतलब है? हमने किसी वोट मांगी है क्या? बात ऐसी करते हो जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, आप ऐसी बात कर रहे थे ना। मैं ये पूछता हूँ कि आप बात किस बात का क्या लाभ है? आप ये बताइए, अगर आप ये जसवंत सिन्हा कांग्रेस का है क्या? आप अगर जसवंत सिन्हा करना चाहते थे, जैसा कि आप कह रहे हो, तो हमारा कैंडिडेट था क्या? रोका किसने? आप मतलब कि हमारे ऊपर की बातें क्यों कर रहे हो? जो की बातें करने का क्या लाभ? कोई बात कांग्रेस, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के आप बताइए किस बात का जवाब? सब जी हमसे ये पूछिए, चुनाव से पहले कांग्रेस का उम्मीदवार था क्या? कांग्रेस ने खड़ा किया क्या? बातें करते थे, हम जीतेंगे, हमारे पास वोट है, अब हार गए बात की। हमने कहीं वोट मांगी है क्या? आप क्या बताइए, कांग्रेस के कोई नेता वोट मांगने गए क्या? आप एक का नाम बताइए। चलाने वाले कर सकते थे तो आपने क्यों नहीं किया? बेमतलब बहाने क्यों कर रहे हो? संवैधानिक पद के ऊपर राजनीति खेलना है आपने। अब आप ये बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? चलिए एक और बात, समर्थन किया, अपने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग तो आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, आप क्या कहोगे? हमने कोई कहा, देखो इस बात अरे भाई आप समझो, कांग्रेस का हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, जनता ने पहचाना और आपके राजनीतिक चरित्र को आपके विधायकों ने पहचाना, क्रॉस वोटिंग की उन्होंने। ठीक है, ठीक है। आज का दास साहब, गर्ग साहब, क्यों परेशान होते हो? गर्ग साहब सुन लीजिए, खेल करते हो। नहीं, जो बातें आप जब आपने कैंडिडेट बनाया जो बातें बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। गर्ग साहब, आज तो कुछ विवाद है ही नहीं, अब तो वाद ही वाद बचा है, विवाद कहाँ है? गर्ग साहब, अब तो नाराजगी वाली कोई बात है नहीं, आप ही कह रहे हो राष्ट्रपति सबका होता है। केशव जी सुनो,
केशव जी आप एक बात लीजिए, इन्होंने एक बात कही, मैं आ रहा हूँ डिबेट पर, एक बार एक पहला कमेंट तो ले लूं। गर्ग साहब एक बार पहला कमेंट ले लूं सबसे, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। दूसरे राउंड में सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। रजवंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। दिलीप यशवर्धन जी के पास में आ रहा हूं। दिलीप यशवर्धन जी, द्रौपदी मुर्मू की जीत को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए केशव जी, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो हमारे नए नवनीत राष्ट्रपति जी हैं उनको बधाई देता हूँ। सवाल किया, ये एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में उनको काम करने का अवसर मिला है। इस चीज के लिए मैं पुनः उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन अभी जो बात चल रही थी चर्चा का, कि एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद उसके बाद वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता, वो पूरे राष्ट्र का होता है और उसका जो काम होता है वो पूरे राष्ट्र को एक समान से एक नजर से देखने का होता है। इस चीज पर अगर हम किसी भी प्रकार की राजनीति करेंगे कि वो कांग्रेस का है या वो बीजेपी का है, तो शायद ये ठीक नहीं रहेगा। राष्ट्रपति की अपनी अलग भूमिका होती है और मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो जो उनकी भूमिकाएं रहें उनको अपने विवेक से उनका काम करे, उन पर काम करे और देश के और राष्ट्र के भले के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाने का काम करे। तो मेरी तो उनको यही ठीक है। मैं दिलीप यशवर्धन जी के पास आता हूं, उससे पहले एक अपडेट भी दर्शकों को दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर और उन्हें बधाइयां देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। साथ साथ तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए वो बाहर भी आए हैं, वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के घर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और तमाम नेताओं के शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रतिद्वंदी रहे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं और तमाम नेताओं के शुभकामनाएं देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो मौजूद हैं और दोनों अब प्रवेश कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के घर के अंदर। उन्हें रिसीव करने के लिए तमाम नेतागण वहां पर खड़े हैं और एसपीजी प्रोटोकॉल से इसलिए कैमरे की तस्वीर को यहीं पर रोका गया है और ये घर की तस्वीर आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के, जहां पर वो मौजूद हैं। और ये लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फूलों का गुच्छा बुके उन्हें देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं सादे से लिबास में जैसे उन्हें हमेशा देखा जाता रहा है। एक सफेद नीली पट्टीदार साड़ी जो कि साधारण लिबास में साफ तौर पर हमेशा से उन्हें देखा जाता रहा है, जो उनकी पहचान भी रही है। और वही सरल स्वभाव, कोई उत्तेजना चेहरे के ऊपर नहीं, सरल स्वभाव के साथ आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चर्चा पर आते हैं वापस। दिलीप यशवर्धन जी, आपसे मैं पूछ रहा था मायने द्रौपदी मुर्मू की जीत को किस तरीके से देश में देखा जाएगा, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है और चेहरा बहुत बड़ा था इसलिए। केशव जी, जीत तो पहले से तय थी, उसकी एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी जो एक ड्यू समय के अंदर ही की जा सकती थी और वो समय आज आ गया जब इस देश के अंदर मुर्मू जी के राष्ट्रपति होने की औपचारिक घोषणा कर दी जाए, आधिकारिक तौर पर उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए और जो घोषित कर दिया गया। और बहुत सारी तरह की जीत है और जैसा कि कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज से पहली महिला होंगी जो सबसे सर्वोच्च पद पर इस देश के बैठेंगी और ये एक बड़ा अचीवमेंट है उस समाज के लिए जहां से वो निकल करके आती है। लेकिन अब चूंकि वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं तो अब उनको ना तो किसी दल से जोड़ा जाना चाहिए, न किसी जाति से जोड़ा जाना चाहिए, न किसी समाज से जोड़ा जाना चाहिए। एक माइलस्टोन उन्होंने स्थापित करके दिखाया है और ये एक प्रेरणा भी है उन लोगों के लिए जो सपने देखते हैं, जो या जिन्हें लगता है कि वो आगे जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन मार्क पर कहीं ना कहीं मुर्मू जी ने टिक भी लगाया है कि नहीं, आप जा सकते हैं अगर आप देश के प्रति समर्पित हैं, समाज के प्रति समर्पित हैं और जन सेवा में लगे हैं। तो जन सेवा से जुड़ा हुआ जो सर्वोच्च पद है वो आप भी पा सकते हैं और कोई भी पा सकता है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि ये उनके घोषित की हुई कैंडिडेट थी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से इनको कैंडिडेट बनाया था। बहुत सारे ऐसे लोगों का समर्थन मिला जो शायद ना की उम्मीद थी समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अपोनेंट थे जो
इनके एनडीए के घटक नहीं है। एनडीए के घटक ना होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपति के लिए मुर्मू जी को सपोर्ट किया। तो ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा की रणनीति थी उसने सफलता के परचम लहराए हैं और एक नए आयामों को स्थापित किया है। निश्चित तौर पर यशवर्धन जी, मैं एक आप इसे इस बात का जवाब लेना चाहूंगा थोड़े से और वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर बातें करें। 3 सर्वोच्च पद भारत के संविधान के लिहाज से, देश के लिहाज से, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तीनों ही पदों के ऊपर जो भी नेता विराजमान है उसकी छवि वैश्विक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर अब बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो उम्मीदवार तय किया गया है, धनखड़ साहब, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक मजबूत छवि देश के सामने रखी गई। दूसरा वो पहलू जो कि बहुत सेंसिटिव होता है और जो कि बहुत भावनात्मक जुड़ा होता है, किसान। जगदीप धनखड़ का नाम उनके सामने रखा गया, एक किसान के चेहरे के तौर पर, एक किसान पुत्र के चेहरे के तौर पर, और जाट समुदाय से आने वाले चौधरी देवीलाल के बाद और वो दूसरे तीसरे ऐसे नेता होंगे जो कि सर्वोच्च पद के ऊपर बैठेंगे। तीसरा जो महिला सशक्तिकरण की बातें रही, दलित आदिवासी के रूप में बातें रही, इनके सशक्तिकरण की बातें रही, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम उस समय चुना गया और उस खांचे को बिल्कुल फिट करते हुए बैठाया गया। और जैसा कि अत्रे साहब भी कह रहे थे इस बात को लेकर कि जब राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो परंपरा रही है भारत के अंकगणित के हिसाब से भी कि जो सत्ता पक्ष का होता है वही हमेशा जीतता है, लेकिन विपक्ष इस एक अपनी विचारधारा को रखने के लिए वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करता है। कांग्रेस पार्टी क्या ये समझ ही नहीं पाई, विपक्षी दल क्या ये समझ ही नहीं पाए कि द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा रख रही है, तो कम से कम अपनी विचारधारा को प्रेजेंट करने वाला एक चेहरा रख देते हैं। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष की किस विचारधारा को देश दुनिया के सामने रखा, यह सवाल है। जी, विपक्ष चाहे किसी भी विचारधारा को लेकर के सामने आ जाता, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन पर डिपेंड करती हैं और राष्ट्रपति का चुनाव उनमें से एक है। नहीं, जीतना नहीं था, जीतना था ही नहीं। यशवंत सिन्हा से विचारधारा क्या रखनी चाहिए कांग्रेस पार्टी ने? ना तो वो किसान की विचारधारा रख पाई जिसकी वो बातें करती है, ना वो महिला सशक्तिकरण की रख पाई, ना आदिवासियों की रख पाई। यशवंत सिन्हा एक चेहरे के रूप में विचारधारा क्या रखनी चाहिए विपक्षी दलों ने, ये सवाल है। देखिए मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। यशवंत सिन्हा एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यशवंत सिन्हा काबिल नहीं थे या वो प्रेसिडेंट मटेरियल नहीं थे, और बहुत टर्म उन्होंने सर्व किया। और देखिए अगर आप ये बात करते हैं कि किसानों के खानदान से आते हैं या वो आदिवासी के कुलों से आती हैं, तो ये एक जुड़ाव हो सकता है, उनकी जो उन्नति है वो वहां से हो सकती है। लेकिन मुर्मू जी भी इस देश में एक प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं और धनखड़ साहब भी रह चुके हैं। ये लोग सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं और यशवंत सिन्हा भी इस देश में बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैलकुलेशन होती है वो चौतरफा होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर तरह के समीकरण साधने की कोशिश करती है जो विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाती हैं, और शायद यही कारण है कि इतनी दूरदर्शिता इनके अंदर ना होने के कारण ही ये है कि ये हाशिए पे आते चले जा रहे हैं। ये तो आप जीत और हार का जो फैसला बढ़ता चला जा रहा है, इससे आप खुद तय कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता किस हद तक है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी शॉर्ट साइटेडनेस है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो विनिंग हो सके, विनिंग मटेरियल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैंडिडेट पर दाव लगाती है जिसको वो जिताने की पूरी कोशिश करते हैं, जिता के लाते हैं, और उस जिताने के साथ साथ वो बहुत सारे आर्थिक सामाजिक समीकरणों को भी बैठाने की कोशिश करते हैं, जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक तो हटा देते हैं यहाँ पर, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ये जो न्याय देने की प्रक्रिया या न्याय देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें हमेशा कामयाब भी होती है। कामयाब होती है। गर्ग साहब, क्या चुनाव राष्ट्रपति का केवल हार और जीत अंकगणित का ही लेके चल रहे थे विपक्षी दल, उससे आगे कुछ सोचा ही नहीं? देखिए केशव जी, हार जीत की बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये हमें तो पता था कि खेल का आंकड़ा जो है, खेल का गणित जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके पास बहुमत है, ये सबको पता था, कहने की बात नहीं। रोज चैनल पे बात होती थी कि द्रौपदी जी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी, इस बात में किसी को शंका नहीं थी। ये मामला सिर्फ कहाँ अटका भी, ये विचारों की बात थी। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती भाई सर्वसम्मति चुनाव
हो तो सर्वसम्मति से होता। मगर ये लोगों की जिद्दी क्या है, भाई पंचायत शर्मा थो दो पतलाला ओथे ओथे पड़ेगा। जिसका मेरे साथी सीनियर साथी अत्रे जी है वो कह रहे थे भाई देखो जी कांग्रेस पार्टी ने उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी वोट दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का खुद का कोई कैंडिडेट नहीं था, हमारे पास आंकड़ा नहीं तो हम क्या कैसे खड़े करें। और जिस प्रकार इन्होंने चुनाव थोपा, जसवंत सिंह जी आए, सीनियर नेता भी थे, अनुभवी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका समर्थन हमने किया, समर्थन किया उन्होंने खुद हर एक प्रदेशों में जाके, जैसे हरियाणा हमारी जो विपक्षी जो हमारे जितने विधायक की मीटिंग हुई उसके अंदर आज चंडीगढ़ में आए, जसवंत जी उन्होंने वोट मांगी मेरी मदद करो मुझे वोट दो, तो हमारे आदमियों ने वोट दी, इसमें क्या दो राय है। मगर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी जसवंत सिन्हा के लिए वोट मांगने के लिए फिरी या हमारे सहयोगी दलों से हमने कहा कि तुम भी वोट करो देनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। कैंडिडेट था जसवंत सिन्हा जी, साथ में थी द्रौपदी जी, इन दोनों की चुनाव में फाइट थी, हमने सहयोग किया जसवंत सिन्हा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां मूलों की सिद्धांतों की बात है, जो आदमी कैंडिडेट खड़ा होता है अपनी बात कहता है, अपनी बात रखता है, हर किसी की हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत है। मैं यही पूछना चाहता हूँ जसवंत सिन्हा जी अनुभवी आदमी नहीं है, अनुभवी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनको देश का वित्त मंत्री क्यों बनाती। उससे पहले भी वो वित्त मंत्री देश के रहे हैं, अनुभवी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मर्म खेल का उन पर आंकड़ा नहीं था इसलिए उनको हारना था, कहने की बात ही नहीं। और एक बात तो मानोगे आप कि सब जी उन्हें हिम्मत तो जुटाई चुनाव लड़ने की, अपनी बात जनता के सामने देश के सामने रखने की हिम्मत तो रखी, और आदमी की हिम्मत ही नहीं है इस सरकार के सामने खड़ा हो जाए जब पता भी आंकड़ा उनके पास है, बहुमत सरकार के पास है, उसके बावजूद भी जसवंत सिन्हा जी दिलेरी के साथ लड़े। साहब मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, हारने के बाद भी बधाई देता हूँ। गर्ग साहब मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी विपक्षी दल आसानी से इस बात को समझ सकता है कि राष्ट्रपति के प्रतिद्वंदी चुनाव कोई करिश्मा हो जाए तो ही जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी जिता कर लेकर जाती, इसलिए एक चेहरा ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जो कि कांग्रेस पार्टी की या विपक्षी दलों की विचारधारा को दर्शाए। भाई ना तो यशवंत सिन्हा ये सिद्ध कर पाए कि विपक्षी दल एकजुट है, केवल 13 ही दलों के सहयोग मिले, जिसमें से 17 सांसदों के तो क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो वाले दल जो कि एनडीए के साथ नहीं थे, वो भी एनडीए के साथ आ गए द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, तो विपक्षी एकता उसे भी प्रेजेंट नहीं कर पाई। ना आप किसानों की छवि को मजबूत करने वाले नेता के रूप में उनको प्रेजेंट कर पाए, ना महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रेजेंट कर पाए, ना एक ऐसा जमीनी नेता जो हर मुद्दे पर लोगों के सामने खड़ा रहता है उनके सामने प्रेजेंट कर पाए। तो यशवंत सिन्हा को चुना क्यों था? सवाल मेरा ये है, मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, उनके पीछे की साइंस पर शक कर रहा हूं कि एज अ फेस कैसे लेकर आए। यही बता रहा हूं केशव जी। हाँ। आपने केशव जी बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। कांग्रेस ने सीधा सवाल आपका ये समझ लो कि कांग्रेस समर्थन क्यों किया, यही मतलब हुआ। पहले इतना समर्थन किसी को करेंगे, दो कैंडिडेट है, मैं बता रहा हूं, सुन लो ये बात पहले पूरी। जब उन्होंने हमारे से समर्थन मांगा, कैंडिडेट का नाम नहीं दिया, इतने में जसवंत सिंह खड़े हो गए तो हमने समर्थन कर दिया। दूसरी बात, आप ये बात गर्ग साहब पहले एक सवाल आपकी इस बात पर, सिन्हा जी ने, गर्ग साहब पहले एक सवाल आपकी इस बात पर, पहले एक सवाल आपकी इस बात पर, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का नाम बताइए। गर्ग साहब कांग्रेस पार्टी है, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था अपना, कहने क्या बात है, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं था अपना। विपक्षी पार्टी मुख्य उम्मीदवार हमारे पास आंकड़ा नहीं है, उम्मीदवार क्या करेगा? तो मैं उसी सांकेतिक की बात कर रहा हूँ, मैं उस सांकेतिक उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। आंकड़ा तो पूरी दुनिया जानती नहीं। सब चीज समझो नहीं, फिर हम क्यों खड़ा करें जब हमारे पास आंकड़ा नहीं है, हमने पता हमने जीतना नहीं है। गर्ग साहब आपकी बात खड़ा करें, गर्ग साहब आपकी बात खड़ा कर मतलब, गर्ग साहब आपकी बात ऊपर रखी। एक बात सुनो, गर्ग साहब सुनिए तो सही, आप ही के सवाल में सवाल है, एक बात आप ही के सवाल में सुनिए, फिर वो सवाल मिस हो जाएगा। आप ही के सवाल में सवाल है, आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं है तो हम क्यों खड़ा करें? आपने ऐसा कहा, फिर उपराष्ट्रपति में क्यों खड़ा कर रहे हैं मार्गरेटा जी को? आपका किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में मार्गरेटा जी को कैसे खड़ा कर रहे हैं? वहां भी आंकड़ा नहीं है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया ना। आप देखते रहो कि
ये भी देखो तो खेल है आप आगे, ये भी तो चलो खेल आगे देख लें। एक आपने सवाल और किया, जसवंत सिन्हा की बात देखी आपने, जसवंत सिन्हा जी ने एक बात तो की, जसवंत सिन्हा अत्रे साहब के पास आ जाता हूं। अत्रे साहब खेल दिखाएंगे अब आपको आगे, गर्ग साहब बोल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, केशव जी आपको याद होगा, आ रहा हूँ रविंद्र जी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जसवंत सिन्हा जी ने उनका भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता को दिखाना काम किया नहीं किया, उनकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है। चलिए ठीक है, जसवंत सिन्हा ने बताया ना, राष्ट्रपति चुनाव के समय सब पब्लिक के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति सारी जनता के सामने उन्होंने उजागर की है। असली चेहरा क्या है, ये असली बात। चलिए ठीक है, मैं अत्रे जी के पास अत्रे जी, ठीक है अत्रे जी, अत्रे जी के पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब ठीक है, अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, फिर वापस आऊंगा। बहुत समय हो गया आपका। देखिए ऐसा है केशव जी, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे दोपहर को 1 बजे हम इसी विषय पे एक चर्चा कर रहे थे, जिस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी का कैंडिडेट घोषित हुआ था और यशवंत सिन्हा जी को। उस वक्त उस चर्चा में कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो ये बोल रहे थे कि आप देखना किस तरह से हम जीत हासिल करेंगे। आपको याद होगा, मैं उस प्रवक्ता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे जो गर्ग साहब ये कह रहे हैं, अरे भाई इनको चुप करवाओ यार, इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अरे बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे भाई आप केवल दिखा बोल रहे थे, झूठ क्या बोल रहे थे, अब आप मेरे को नाम लेने मजबूर कर रहे हो। अरे मैंने आपका नाम कहा, गर्ग साहब आपका नाम नहीं लिया, गर्ग साहब आपका नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया, गर्ग साहब आपका नाम नहीं लिया। अब जब उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे तो आपका नाम लेंगे। तो ये कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि खेल हो जाएगा। गर्ग साहब नाराज क्यों हो रहे हैं आप, गर्म हो रहे हैं बार बार। आज तो बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना। अरे भी आपका नाम किसने लिया? गर्ग साहब अरे इनको सुनता नहीं है, मैं बात किसी और की कर रहा हूँ, आपने कहा, तुमने दावा किया, हमने नहीं कहा। आप डिबेट करवा लो केशव जी, अगर आपको लगता है इसमें मजा आता है तो इस तरह चिल्ला लेते हैं, ये क्या सब्जी मंडी बना देते हैं। अरे भाई जब आपको समझ ही नहीं आ रही है बात, क्या बहस करूँ आपके साथ, क्या बहस करूँ आपके साथ। गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, प्रवक्ता बन के आ जाओगे, अभी कांग्रेस पार्टी धरातल में गई है। गर्ग साहब, गर्ग साहब, अत्रे जी मैं रोक रहा हूँ। गर्ग साहब देखिए, ये आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर प्रवक्ता हैं, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं। अपनी बारी आएगी तो आप उसमें बोलिएगा, मैं बिल्कुल रोका-टाकी ना करूंगा, ना करने दूंगा, लेकिन अपनी बारी में प्लीज। अत्रे जी, आपको याद होगा, गर्ग साहब आऊंगा मैं, आपकी बारी तो आगे दीजिए सर, पूरा मौका दो। इनको बोल हो गया भाई, या तो आप इनकी आवाज डाउन कीजिए, आपके सब्जी मंडी बनाना बंद करें। रोक रहा हूँ सर प्लीज, रोक रहा हूँ। गर्ग साहब क्या चिल्लाते रहते बैठ के, ऐसे प्रवक्ता बना रखे कांग्रेस के। गर्ग साहब बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, बारी का इंतजार कीजिए, अच्छा नहीं लगता ना ये। हाँ केशव जी, 1 बजे के प्रोग्राम में इन्हीं पार्टी के प्रवक्ता थे जो यहाँ वहां पे उस वक्त ये कह रहे थे, देखना आप हम जीत हासिल करेंगे, यशवंत सिन्हा जी जीत हासिल करेंगे। वो आपको चर्चा याद होगी, मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस की फितरत है ये। अभी ये कह रहे हैं कि साहब हमने इसलिए कैंडिडेट नहीं अपना उतारा क्योंकि हमारे पास आंकड़े नहीं थे। आपने वही सही सवाल किया कि अगर आपके पास आंकड़े नहीं थे तो फिर आपने उपराष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार कैसे उतार दिया? यहाँ पे भी तो आपके पास आंकड़े नहीं है, और आपने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए तो उतारा, लेकिन उतारा किसको? जो मार्गरेट अलवा लगातार सोनिया गांधी जी की आलोचना करती रही, जो मार्गरेट अलवा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में खुलेआम ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की टिकटें बेची जा रही हैं, उसी मार्गरेट अलवा को आप उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देते हो, जबकि आप ये जानते हो कि आपके पास आंकड़े नहीं है। तो यहां से हमें कांग्रेस के चरित्र को समझना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, एक बात यहां सभी ने कही कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चुनाव से पहले अलग अलग राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का उम्मीदवार उतारते हैं, जैसे हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उतारा क्योंकि वो हमारी विचारधारा की है, इन्होंने यशवंत सिन्हा जी को उतारा। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई तो वो पूरे देश की हो गई। इसी तरह से प्रधानमंत्री भी पूरे देश के होते हैं, इसी तरह से मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश के होते हैं, क्योंकि वो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन वहां पे कांग्रेसी मित्रों को क्यों भूल जाते हैं कि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं? जब इनको हार मिलती है तभी इनको ये बातें याद आती है। सबसे बड़ी बात, जब आपके पास देखिए, पहले इन्होंने शरद पवार जी को कहा उम्मीदवार बनने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। फारूक अब्दुल्ला जी को कहा,
उन्होंने मना कर दिया। राजमोहन गांधी जी को कहा, उन्होंने मना कर दिया। फिर आया नाम किनका? यशवंत सिन्हा जी का। मतलब यशवंत सिन्हा जी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो पहली पसंद नहीं थे विपक्ष की, वो विपक्ष की चौथी पसंद थे, और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी पहली पसंद थी। इस अंतर को समझना पड़ेगा। अभी कह रहे थे साहब कि यशवंत सिन्हा जी ने देखिए पूरी जनता को बता दिया भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। अरे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो तभी जनता ने देख लिया था जब द्रौपदी मुर्मू जी को हमने उम्मीदवार बनाया था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिस शब्द का प्रयोग आपने केशव जी किया है, कांग्रेसी क्या जाने क्या होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कांग्रेसियों को तो केवल जो इनका सर्वोच्च परिवार, मतलब जो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक है, उसके अलावा और कुछ तो दिखाई नहीं देता। जो उस परिवार की चापलूसी करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसको तो कुछ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, इस तरह की तो सोच है इनकी। ये क्या कहने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज की उस महिला को जिसने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर रखा है, उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। ठीक है, इनको तब समझ में आएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है। इसके पहले हमने दलित समाज के व्यक्ति को बनाया, उपराष्ट्रपति पद के लिए किसान पुत्र को लेके आए जाट समाज से। लेकिन कांग्रेस को केवल परिवार की चापलूसी और प्राइवेट कंपनी जो है, देखिए कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस एक कंपनी है जिसके अंदर बजरंग दास गर्ग जी जैसे लोग सेवा दे रहे हैं। ठीक, कभी भी सेवा मुक्त हो सकते हैं। मैं जवाब लेता हूं गर्ग साहब से। उससे पहले रजवंत जी के पास में एक बार। रजवंत जी रखिए अपनी बात। जी, देश की आजादी, देश के विकास में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। आपने देश को निचोड़ पार्टी ने देश को बराबर में लेके चली गई, देश का बंटवारा कर दिया धर्म के नाम पे, 10 एक और लोगों को उजाड़ दिया, ये आजादी थी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ रजवंत जी। जी, मैं केशव जी, मैं ये चीज बता रहा था कि देखिए इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आज सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत, इस चीज के लिए बहुमत था और उसके पास अंक ज्यादा थे, इसकी वजह से वो जीत गए चुनाव। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष के पास एक तो आंकड़े भी नहीं थे, अंकों की भी कमी थी। दूसरा, उन्होंने जो एक सिलेक्ट किया था जो भी उम्मीदवार, हम किसी की उम्मीदवारी पे हल्का या भारी नहीं बताएंगे, लेकिन जब वो सर्वसम्मति से अगर चुने जा रहे हैं तो कम से कम एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो, अगर जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है वो क्रॉस वोटिंग भी हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा सोच थी और उस सोच को आगे बढ़ाने का ये काम किया था, जहां पर कांग्रेस या और जो विपक्षी दल है उसमें फेल हो गए। अब यही अगर बात करें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, तो ऐसा ही एक उम्मीदवार, अगर आपके पास अंकों की कमी है, तो कम से कम आप एक सर्वसम्मति से एक ऐसा उम्मीदवार लेके आए। ये विपक्ष का या बड़ी पार्टी जो होती है उसका काम है कि वो एक ऐसा उम्मीदवार लेके आए जिसको और लोग भी चाहें, जो दूसरे दल में है वो भी उसको कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा की अगर आवाज आती है तो वो उनको वोट देने का काम करे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये शुरू में ही अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम तो लड़ाई हार चुके थे, हमने तो उनको खड़ा किया था या उन्होंने हमारा झंडा बुलंद करने का काम किया था, तो ये अपनी हारी हुई लड़ाई को, अब पहले ही चुनाव हार चुके हैं और उसके बाद अपनी हारी हुई लड़ाई को और बता रहे कि हम तो हारे पड़े थे, हमने तो नाम के लिए खड़ा किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। आज द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं हमारे रजन जी एक बार मैं रोकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जरा दिखाइए फुल स्क्रीन में तस्वीरों को, जब द्रौपदी मुर्मू के घर से बाहर निकल रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी मौजूद हैं। तो तीनों नेता आप देख रहे हैं तस्वीरों में द्रौपदी मुर्मू के घर से बाहर निकलते हुए, देश की होने वाली 15वीं राष्ट्रपति के घर से बाहर निकलते हुए, और प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए अभी शायद द्रौपदी मुर्मू बाहर आई हैं। और जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू अपने घर में वापस जा चुकी हैं और उन्हें सी ऑफ करने के लिए जेपी नड्डा साहब भी बाहर आए हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सी ऑफ करेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा भी यहां से निकलेंगे। दोनों नेताओं को बाहर छोड़कर द्रौपदी मुर्मू, देश की होने वाली राष्ट्रपति, अपने घर अंदर जा चुकी हैं। तो बधाइयों का तांता लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन भारतीयों को प्रेरित करता है, वो बेटियों को, देशवासियों को प्रेरणा देती हैं, वंचितों और दलितों के लिए आशा की किरण है।
राहुल गांधी ने भी बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है, जिनका 24 तारीख को कार्यकाल पूरा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे थे, यहां से वो साथ साथ निकल रहे हैं। रजवंत जी रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। केशव जी, मैं एक चीज कह रहा था, अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी बोल रहे थे कि हमने एक दलित को बनाया, अब एक आदिवासी को बनाया। मैं एक चीज इनसे भी पूछना चाहूंगा और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, इस चीज पे जरूर बताएं। देश का प्रथम व्यक्ति बनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दलित हो रहता है तो फिर एक कैसा हमारा सिस्टम है। आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि हमने एक आदिवासी को बनाया तो ये सोच देखिए ना, हमें इस सोच को भी तो ऊपर बढ़ाना है। तो ये मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद दलित शब्द क्या होता है, ये बार बार उसी चीज को लेकर आ रहे हैं कि हमने दलित को बनाया, तो ये चीज गलत है। मेरा मानना है देश के एक सर्वोच्च पद पर रहने के बाद दलित शब्द क्या चीज। जब चुनने के बाद विधायक किसान हो सकते हैं, आप एक बार इसके डिक्शनरी खोल के देखिए। एक आप मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप एक प्रोहिबिटेड शब्द को आप यूज कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड शब्द कहां से होगा? हमारी भावनाएं देखिए उससे। रजवंत भाई, दलित शब्द प्रोहिबिटेड कब से हो गया? एक बार सोचिए कि वो किस मंशा से यूज किया जाता है, आप वो कब किस मंशा से यूज किया जा रहा है, आप वो देखिए ना। आप मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक आदमी को, एक नीचे आदमी को उठाकर ऊपर पद में बैठा दिया, या कहां तक वो औचित्यपूर्ण है ये? नहीं, क्या द्रौपदी मुर्मू को हम ये कह सकते हैं कि रजवंत जी, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद अगर एक ये आदिवासी समुदाय क्या एक गर्व से नहीं भरेगा कि हमारे समुदाय की एक महिला वहां पर जाकर बैठी है? उन्हें दलित शब्द जिसे आप नकारात्मक कह रहे हैं वो नकारात्मक प्रतीत होगा उनके वहां बनने के बाद। चुनाव से पहले तक, मैं कह रहा हूं चुनाव से पहले तक, चुनाव होने के बाद अगर हम उसको कहेंगे तो वो गलत होगा। चुनाव होने के बाद एक आप एक डेजिग्नेटिव पद पर बैठे हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठ के अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दलित हूं तो वो कैसे होगा? ये चीज सोचिए ना। नहीं तो चौटाला साहब खुद को किसान पुत्र नहीं कहेंगे ना? फिर शोषित ये कौन होते थे? चौटाला साहब खुद को किसान पुत्र भी ना कहें, चौधरी देवीलाल को, छोटूलाल जी को आप किसान पुत्र ना कहें, किसान मसीहा ना कहें, होता है और दलित क्या होता है? अरे तो ये तो समझने के ऊपर बात है, ये तो समझने के ऊपर बात है। अब जैसे दलित आप सामाजिक दायरे से दलित को नेगेटिव मान रहे हैं, आर्थिक दायरे से किसान को नेगेटिव बोल देंगे कल को आप। ना रजवंत जी, ये ठीक बात नहीं है। मैं बहरहाल में जवाब लेता हूँ। किसान का मतलब किसान सबका पेट भरने का काम करता है। मैं जवाब लेता हूँ। मैं अत्रे साहब कुछ रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बात के ऊपर। मैं प्रवीण जी के पास आता हूँ, फिर दिलीप यशवर्धन जी के पास आऊंगा। प्रवीण जी। देखिए, ऐसा है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। जिन लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला, उन लोगों ने कभी भी समाज के उस शोषित वंचित वर्ग की चिंता नहीं, चाहे वो दलित समाज है, चाहे वो आदिवासी समाज है। जो शोषित और वंचित समाज था, उस समाज का लगातार शोषण किया उन लोगों ने जिनके हाथ में सत्ता की ताकत रही। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले चिंता की उस समाज के उस हिस्से की जो दलित, शोषित और वंचित। और अगर भारतीय जनता पार्टी उस हिस्से की चिंता करते हुए उस समाज के व्यक्ति को अवसर देती है सर्वोच्च पद पे बैठने का, तो ये एक उपलब्धि के तौर पे बार बार कहा जाएगा, इसकी बार बार चर्चा होगी, क्योंकि उस समाज को जो ताकत मिलती है उसका एहसास यहाँ पे आईएनएलडी के प्रवक्ता नहीं कर सकते। उस समाज के अंदर जो उत्थान आता है उसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते। जब कोई पार्टी अपनी इस उपलब्धि को इस तरह से रखती है कि साहब आपने शोषित और वंचित वर्ग की चिंता नहीं की, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है, वो शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए है। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जिक्र केशव जी आपने किया, भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो बाकी अंग हैं, वो तो बाकायदा आदिवासी समाज में जाके अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, दलित समाज में जाके पूरा जीवन लगाते हैं उनके उत्थान के लिए, किस तरह से वो आगे बढ़े। ये विपक्षी दल इस बात को कैसे समझेंगे? इनके लिए बहुत मुश्किल है इस सोच को, इस विचारधारा को समझना। इनको लगता है कि शायद हम ये शब्द का प्रयोग करके अपनी बड़ाई कर रहे हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम उस वर्ग को और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि जब बार बार ये बात होगी, उस वर्ग के अंदर गर्व का भाव पैदा होगा, और वो गर्व का भाव पैदा होना बहुत जरूरी है। मैं दिलीप जी की रिएक्शन चाहूंगा रजवंत जी की बात पर, फिर मैं गर्ग साहब आपके पास आता हूं।
दिलीप जी। देखिए केशव जी, गर्ग साहब की बातें काफी हद तक ठीक हैं कि उस वर्ग के लोगों को एक गर्व फील होगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि किसी एक समाज से, किसी एक व्यक्ति के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाने से पूरे समाज का कल्याण नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इस देश में रिजर्वेशन बहुत पहले खत्म हो गया होता, क्योंकि रिजर्वेशन लाया इसी उद्देश्य से गया था कि जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है उसको रिजर्वेशन देकर के समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उस वर्ग के बहुत सारे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े, बल्कि उसके ऊपर निकल गए, लेकिन उस वर्ग का ऐसे होल कल्याण नहीं हुआ। तो जो आदिवासी समाज से मुर्मू जी आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो रही हैं, ये उनका व्यक्तिगत कल्याण तो हो सकता है, उनके समाज के लिए गर्व की बात हो सकती है, उनके समाज को एक प्रेरणा हो सकती है, लेकिन पूरे समाज का कल्याण नहीं होता। या कोविंद साहब अगर दलित समाज से राष्ट्रपति बने थे तो क्या पूरे दलित समाज का उत्थान हो गया? और मैं ये मानता हूं कि जब मुर्मू जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी होगी, पहली बार सभासदी का इलेक्शन लड़के, तब वो उस शोषित वर्ग से थी और उन्होंने पूरा उसके लिए प्रयास किया होगा, पूरा अपना जी जान लगाया होगा। लेकिन उसके बाद वो विधायक बनी, उसके बाद वो गवर्नर बनी, इतने सर्वोच्च पदों पर बैठ जाने के बाद वो आदिवासी समाज से दलित, शोषित और वंचित नहीं रह गए, वो अपग्रेड हो चुकी है। और उस अपग्रेडेशन में एक अपग्रेडेशन और हो गया जो भारत का सर्वोच्च पद। तो ये ठीक है, प्रेरणा के लिए अच्छा है, एक रेफरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि उस समाज के लिए एक अच्छा संकेत है, उनके लिए प्रोत्साहन है। लेकिन इनके मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से पूरे आदिवासी समाज का भला नहीं होगा, या पूरा आदिवासी समाज डेवलपमेंट की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाएगा, या जो आदिवासी बाहुल्य 4 प्रदेश हैं हमारे देश में, वो प्रदेश पूरे के पूरे एक साथ डेवलप नहीं हो जाएंगे। हमें अगर डेवलपमेंट की बात करनी है, या हमें ये दिखाना था कि हम आदिवासियों की वाकई में चिंता करते हैं, तो आप मुर्मू जी को नहीं लाते, किसी ऐसे व्यक्ति को लाते जो किसी पद पे नहीं रहा था कभी, और समाज के प्रति बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं। अभी भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को बहुत सम्मान दिया, वो ऐसे लोग हैं जो कभी किसी पद पे नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं जो मुझे मेरे झारखंड के सोर्सेज से, वहां के लोगों से ही पता लगा। द्रौपदी मुर्मू जी को जब इस बात का पता लगा कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, ये उस समय का सिनेरियो है। उनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, विकास जिनका नाम है, छोटी सी दुकान चलाते हैं अपना, और द्रौपदी जी इतने सर्वोच्च पदों पर रहने के बाद भी कोई सरकारी आवास में नहीं रह रही थी। मयूरभंज में जो उनका अपना घर है वहां पर वो रहती थी। वहीं पर वो नजदीक में कोई अपने एनजीओ चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, जहां पर बच्चियों को वो पढ़ाती हैं। स्कूल से आती जाती बच्चियां उनसे आज भी मिलती हैं, उन्हें दीदी कहती हैं, उनसे इंटरेक्शन कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। 8:30-9 बजे के आसपास द्रौपदी मुर्मू जी सो जाती हैं रात का डिनर करके, जिसमें वो हल्के से फल और सब्जियां खाती हैं। जब विकास जी के पास, जो कि उनके रिश्तेदार हैं, फोन आया पीएमओ से कि प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे को 5 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। जैसे ही वो घर एंटर हुए, दोबारा से फोन आया कि पीएम लाइन पर हैं, आप जल्दी बात कराइए। द्रौपदी मुर्मू जी को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी तो उनके घर पर केवल उनके भाई थे, उनके सहयोगी थे और द्रौपदी मुर्मू थी, और उन्होंने धन्यवाद किया। उनकी आंखों से आंसू झलक गए इस बात को लेकर। तो द्रौपदी मुर्मू को जब यह पता लगा that she is going to be elected as the president of India for the candidature, वो किसी पद पर नहीं थी सर। और व्यक्ति वहां से जब चुनकर आता है, सचिन तेंदुलकर के गांव का हर एक लड़का ये सपना पाल सकता है कि मैं एक दिन भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलूंगा। हरियाणा के उन गांवों का कोई भी लड़का वो सपना पाल सकता है जहां से जनरल सुहाग चुनकर आते थे कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा। तो ये प्रेरणा ही तो होती है सर। और सामाजिक न्याय वो पैरेलल चलता है, परपेंडिकुलर चलता है, पैरेलल थोड़ी ना चलता है। एक कड़ी जुड़ती है, उससे वो कड़ी मजबूत होती है, गली मजबूत होती है, मोहल्ला मजबूत होता है, गांव मजबूत होता है, फिर पूरा राज्य मजबूत होता है, फिर पूरा समाज मजबूत होता है। ये कोई द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव कोई आखिरी कड़ी थोड़ी ना कि हाँ विकसित हो जाएगा। विकसित होने की शुरुआत तो कम से कम है। हम इसे आलोचनात्मक तौर पर क्यों देख रहे हैं? आऊंगा सर, हम इसे आलोचनात्मक तौर पर क्यों देख रहे हैं? आलोचनात्मक तौर पर नहीं कह रहे। मैं दिलीप जी के पास आ रहा हूं, मैं आऊंगा रजन भाई आपके पास भी आ रहा हूं, गर्ग साहब के बाद सीधा आपके पास। हाँ केशव जी, ये मैंने पहले ही स्टेटमेंट में कहा था कि प्रेरणादायक बात है और उस पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और द्रौपदी मुर्मू जी बहुत साधारण तरीके से रहती थी, ये उनकी व्यक्तिगत उदारता है, ये प्रोटोकॉल नहीं था, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी व्यक्तिगत उदारता है कि वो डाउन टू अर्थ हैं और वो डिजर्व करती है। जिस पद पर आज वो बैठी हैं वो डिजर्व करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कैंडिडेचर कहीं से खराब है, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उनका उत्थान
पूरे समाज का उत्थान नहीं, सिर्फ प्रेरणा जरूर है। एक लोगों को आशा की किरण जरूर दिखती है कि हम अगर समाज के प्रति तो समाज का उत्थान आप कैसे समझते हैं दिलीप जी? समाज का उत्थान की शुरुआत कहां से होती है, जरा ये बताइए। फिर समाज के उत्थान शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, शुरुआत है समाज का डेवलपमेंट नहीं होता है। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट होना और डेवलपमेंट के प्रोसेस होने में दोनों में फर्क होता है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये सत्य होता तो रिजर्वेशन इस देश में बहुत पहले खत्म हो चुका होता, क्योंकि रिजर्वेशन से देश के शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े किसी भी व्यक्ति को आज ऊंचे वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ आंखों में आंख डालने की हिम्मत तो दी है ना सर। इसको आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आप मेरी बात को नेगेटिव मत समझिए। मैं नेगेटिव नहीं ले रहा आपकी बात को, हम चर्चा ही कर रहे हैं। हाँ, चलिए मैं गर्ग साहब के पास आता हूं। एक रिएक्शन सभी की लेनी है, समय की सुई भी फिर इशारा करेगी कुछ देर के बाद। गर्ग साहब रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, मेरे सीनियर साथी अत्रे जी ने कहा भाई देश का प्रधानमंत्री है उसको भी मानना चाहिए और स्टेट का मुख्यमंत्री उसको भी मानना चाहिए। हम तो हमेशा ही कहते आए हैं प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है, सभी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री है। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश का राजा है, उसको भी हम मुख्यमंत्री मानते हैं। मगर यहाँ जो वोट की राजनीति की बात करते हैं, अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने डुबो दिया। भाई कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी और देश के विकास में सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर किसी की कांग्रेस पार्टी की है। ये कांग्रेस पार्टी से लोग निकले होंगे, अनेकों जो दल बने हैं वो कांग्रेस पार्टी निकल के ही बने हैं। और मैं यही पूछना चाहता हूं आपके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को योगदान है क्या देश की आजादी के अंदर, देश के विकास के अंदर, देश के अंदर जो कुछ बनाया कांग्रेस पार्टी बहुत अलग बहस हो जाएगी। ये देखो इस बार नहीं गर्ग साहब, बहुत बड़ी और बहुत अलग बहस हो जाएगी। अत्रे साहब, मैं चाहूंगा आप अवॉइड ही करें इस सवाल को, क्योंकि हम एक बहुत गंभीर सामाजिक ताने बाने पर बात कर रहे हैं ना। तो गर्ग साहब किसी और दिन बात करेंगे, ये बहुत बड़ी बहस हो जाएगी। फिर हमें 47, 85, 87 हर जगह जाना पड़ेगा, एल रूम के पास भी जाना पड़ेगा, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। मैं आऊंगा, लेकिन एक दिन करेंगे बहस। अभी मैं रजवंत जी के पास आ रहा हूं। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी दर्शक देख लें एक बार। राजनाथ सिंह जी मिलने के लिए पहुंचे हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से, और तमाम नेताओं का तांता जो है वो अब लग चुका है। तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। रजवंत जी के पास में आता हूं। रजवंत जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था केजो भाई कि जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि हमने बनाया था, राष्ट्रपति बनाया, दलित को बनाया था, बिल्कुल जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक व्यक्ति को अगर आपने राष्ट्रपति बना दिया तो क्या उस पूरे संपूर्ण समाज का विकास हो गया? आज आदिवासी समाज से अगर एक व्यक्ति को अगर बनाया तो प्रेरणादायक है, उसके हमसे प्रेरणा लेंगे, बिल्कुल ठीक है ये सारी चीज, लेकिन क्या उससे संपूर्ण आदिवासी समाज का उत्थान हो जाएगा? ये नहीं। इसके लिए हर समय हर भरसक प्रयास करना पड़ेगा ताकि ये जो समान बंटवारा, जो समानता का जो अधिकार के जो बारे में बात चलती थी, वो अधिकार आए। ये चीज तब आएगा जब हर व्यक्ति समाज की मूल धारा में, मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा। ये तभी संभव है, वरना आप किसी भी एक व्यक्ति को आप सर्वोच्च पद पर ले जा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो और भी तो है गांव समाज में या पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो उस चीज से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि समाज का संपूर्ण विकास तभी होगा जब हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक समानता मिले। ठीक है, अत्रे साहब। देखिए, ऐसा केशव जी, गर्ग साहब को एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें गर्ग साहब से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। मेरी जो मुखालफत है वो आपकी राजनीतिक विचारधारा से। मुझे आपकी राजनीतिक विचारधारा पसंद नहीं है, हो सकता है आपको मेरी राजनीतिक विचारधारा पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं या तथ्यों से विपरीत जाके बात करूं। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल हर कांग्रेसी मित्र करता है कि सब भारतीय जनता पार्टी का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान। पहले तो भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, जनसंघ जो है वो 1952-53 में बनी, 1947 में तो हम थे ही नहीं, आप लोग थे। लेकिन आपने जिस बात की आप पीठ थपथपाते हो, आप मत भूलिए कि धर्म के नाम पे आपने देश का बंटवारा किया, 1 करोड़ लोगों को आपने बेघर कर दिया। आज हम नई बात कर रहे हैं, ये बहस फिर बहुत अलग चली जाएगी।
ये बहस वही बहुत मैं कह अलग रहा हो हूँ। जाएगी। तो ये मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि कांग्रेसी मित्र कम से कम अपनी पीठ ना तर्क पाए। अगर फैक्ट्स के साथ बात करेंगे मुझे लगता है कांग्रेसी मित्रों को शर्म आएगी। ठीक है, लेकिन मेरा अत्रे साहब आज अवॉइड कर रहे हैं। दूसरे मित्र कहते हैं, दूसरे में अब देखिए फिर शुरू हो गए। इसमें बड़ी समस्या ये है कि ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बड़ी समस्या है आपकी। अरे आपने देश को धर्म के नाम पे बांट किया, करोड़ों लोगों को घर से उजाड़ दिया। जब आपका आपको गर्व का एहसास नहीं है, जब किसी भी व्यक्ति को अपना सब कुछ छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, आपको क्या एहसास होगा? आप लोगों ने तो केवल चलिए ठीक है, मुझे घड़ी की सुई इशारा कर रही है, मुझे घड़ी की सुई इशारा कर रही है चर्चा को यहीं समाप्त करने के लिए। मुझे घड़ी की सुई इशारा कर रही है और ये चर्चा को यहीं समाप्त करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रवीण अत्रे जी, बजरंग दास गर्ग जी, रजवंत जी, दिलीप यशवर्धन जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।